आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है जी। काफी समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वैसे एक क्लास आपकी कल होनी थी, कल 1 से 3 4 से 6, बट मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं वापसी वैसे मुझे संडे को आना था, बट किसी वजह से संडे में नहीं आ पाया और मंडे को आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। उस चक्कर में आपकी कल 1 से 3 4 से 6 वाली क्लास नहीं हुई थी। और हम जो है 9 तारीख के बाद आज मुलाकात कर रहे हैं। सब बताना इसलिए जरूरी होता है जिससे कोई बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो देखे तो उसे सेशन नंबर ऊपर नीचे देखे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? यानी जो मंडे वाली क्लास है वो आपकी हट गई है, वो आपकी जो है कल या परसों में ही आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है? दूसरी बात ये कि इस कोर्स में अभी आपको आखिरी सेशन दिख रहा होगा, इस बारे में आपको टाइप करके भी मेहनत नहीं करनी है कि सर की आखिरी क्लास है एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ मत लिखो। ये जो क्लास है आपकी आखिरी क्लास नहीं है। ऑब्वियसली क्लासेस अभी बहुत सारी ऐड होनी है, अभी 50% पे भी नहीं है ना। तो क्लासेस में आपके आज शाम तक जो है ऐड करा लूंगा और कल से ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। यानी कोई ब्रेक वगैरह नहीं है बीच में। कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी। इस तरीके की क्लासेस जो है आपकी चलती रहेंगी, ठीक है? बाकी आज का डाउट फीचर है, आप इस्तेमाल करें, अपने डाउट्स अकेडमी से पूछें। चाहे तो आप मुझसे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं एकदम बढ़िया हूँ। पिछले सेशन में जो हम बातचीत कर रहे थे उसमें हमने मुगलों के बारे में बात करी थी। सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि मुगलों का जो पतन है वो स्टार्ट हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और उससे हम कहानी को आज आगे लेके जाएंगे। आज जो अपना टास्क नंबर 1 होगा वो होगा मुगल्स का एंड। मुगल एंड करेंगे, यानी जो 1857 वाली बात है, 1857 में बहादुर शाह जफर जो है वो उस गद्दी को आखिरी बार संभालने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं संभाल पाएंगे और उन्हें रंगून भेज दिया जाएगा। हम इस चीज को कवर करेंगे। यानी आज हम 1707 से लेकर जो 1857 वाला पोर्शन हम कहते हैं कि ये डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है, इसे हम पूरा करेंगे। वैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें भी ब्रिटिशर्स का जिक्र नहीं होगा इतना, तो हो सकता है आपको फील ना आए, बट ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा माना जाता है, ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूरोपियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हम फिर से फ्लैशबैक में जाएंगे मुगलों के समय, कब वास्को भाई आए थे, उसके बाद कैसे कैसे क्या चला था, पुर्तगाली एम्पायर किस तरीके बना था, और उसके बाद कौन आया, कैसे आए, वो सब चीजों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है जी? मैं आपको एक काम कर देता हूं आपके लिए। अभी के लिए मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूं, क्योंकि ये आखिरी वाला जो पोर्शन है इसमें डेटा कम होता है, तो काफी बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मैं 1707 से लेकर जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें 2 से 4 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, फोकस ज्यादा करना, ठीक है? और उसके बाद हम बाकी बातचीत को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? शुरू करें कहानी दोस्तों। क्लास स्टार्ट हुआ अभी 2 से 3 मिनट होने से पहले। चलो शुरू करते हैं जी। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि औरंगजेब जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसके बाद से ही जो मुगल हैं उनका पतन स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब बड़े ध्यान से सुनना जी, इसे रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है। औरंगजेब के कई बच्चे हुआ करते थे, जिनमें से एक इंसान है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। ये जो बहादुर शाह प्रथम है ये अपने बाकी भाइयों की हत्या करता है और उस गद्दी पे विराजमान हो जाता है। ये है टिल 1707। 1707 तक औरंगजेब रहते हैं और उसके बाद जो है मुआजिम, जिन्हें हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, ये आकर उस गद्दी पर बैठते हैं और 1707 से लेकर 1712 तक उस गद्दी पर विराजमान रहते हैं, ठीक है? ये अपने भाइयों को मारते हैं और एक बैटल भी मैंने आपको पढ़ाई थी, बैटल ऑफ जजऊ जो है वो इससे जुड़ी है। शायद आपको याद होगा, बैटल ऑफ जजऊ पिछले सेशन में पढ़ाई है, वो इससे जुड़ी हुई है। डाउट्स के लिए प्लीज क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करें। आपके डाउट्स अगर आप कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं उन्हें आंसर नहीं करूंगा, इस बात का खास ख्याल रखें, ठीक है? इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके बाद जो इनके बच्चे हैं उनके बीच में बैटल होती है और जहादर शाह नाम का एक इंसान है जो उस गद्दी पर आके विराजमान होता है। कुछ समय के लिए बैठ पाता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। 1712 से 1713 तक जहादर शाह उस गद्दी पर बैठता है और ये बहादुर शाह प्रथम का बेटा होता है, ठीक है जी? यहाँ पर बैकग्राउंड में मैंने आपको ये बताया था कि मदद लेता है जुल्फिकार खां की, शायद आपको याद होगा, जुल्फिकार खां की मदद लेकर उस गद्दी पर बैठता है, ठीक है? उसके बाद ये जुल्फिकार खां का एक तरीके से पपेट होता है, कठपुतली होती है, बिकॉज जुल्फिकार खां के पास ये सारी पावर होती है। और इसी से जुड़ी हुई बात मैंने आपको बताई थी, लाल कुंवर वाली जो बात थी वो भी जहादर शाह से ही जुड़ी, ठीक है? यही वो है जिन्होंने मिर्जा का और महाराजा का टाइटल वगैरह दिया था राजपूतों को, शायद आपको याद होगा, ठीक है? और यही वो है जिन्होंने क्या करा था, चौथ सरदेशमुखी से जुड़ी जो है बातें जो है स्टार्ट करी थी, आपको शायद ये बात याद होगी, ठीक है? इसके बाद जहादर शाह के बाद बैठते हैं आके फर्रुखशियर। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज मेरे कहने से ऐसी नोट कर लो, डिटेल में अभी पढ़ा दूंगा। इनके बाद आके बैठेंगे फर्रुखशियर, जो कि जो है 1713 से 1719 तक आकर उस गद्दी पर विराजमान हो गए। अनुराग क्वेश्चन टाइम में भेजे। 1713 से 1719 तक वहां आके बैठेंगे और इनके बाद यहाँ पर एक इंसान आके बैठेंगे, रफी उद दरजात। डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए आप इस सीक्वेंस को नोट कर ले। रफी उद दरजात जो है वो उस गद्दी पर आके बैठेंगे, कुछ ही समय के लिए बैठेंगे फिर हटा दिए जाएंगे। इनके बाद आके बैठेंगे रफी उद दौला। रफी उद दौला जो है इस गद्दी पर आके बैठेंगे और ये भी जो है 1719 में ही बैठेंगे, 1719 में ही हटा दिए जाएंगे, ठीक है जी? इनके बाद फाइनली एक इंसान आके बैठेंगे जिनका नाम है मोहम्मद शाह। इसी सीक्वेंस में नोट कर लो मेरे दोस्त,
क्योंकि सीक्वेंस बहुत ही काम का है। पिछली बार नहीं बनवाया था, इस बार बनवा रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन हो ही ना बिल्कुल भी। यहाँ से आगे का पोर्शन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। मैंने आपको बताया है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर आके बैठा बहादुर शाह प्रथम, फिर जो है आगे बैठा जहादर शाह, फिर फर्रुखशियर, फिर रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। स्पेस कोई नहीं छोड़ना है सचिन, एक पेज पे से नोट करें। डिटेल में हम आगे इसे दोबारा पढ़ेंगे। रफीउद्दर्जात, DARJAT, DAULAH, रफीउद्दर्जात, फिर रफीउद्दौला। जय हिंद, आपका स्वागत है भूपेंद्र। थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगी क्योंकि आप कोर्स के बीच में आए हैं, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आप चीजों को समझ जाएंगे अगर आपने पेंडिंग क्लासेस थोड़ी बहुत देखी है तो। साहिल, अगर क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मुझे बताओ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछी जाती है क्या? मुझे बताओ, गोल्डन फरमान पूछा जाता है क्या? तो सब सवाल बनते हैं बेटा, तभी पढ़ा रहा हूँ। जिससे सवाल नहीं बनते वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। अच्छा, ये गलती ना करें आप लोग कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से भी सिलेक्ट करके कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि अच्छा सर ने 100 चीजें पढ़ाई, उनमें से मैं 80 पढ़ लेता हूँ। अगर मैं 100 चीजें पढ़ा रहा हूँ, आपको 100 चीजें पढ़ के जानी। अगर आप 99 पढ़ रहे हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। समझ गए जी? यानी मेरी गारंटी, मेरी वारंटी तभी लागू होगी जब हर बात जो बोली जा रही है क्लास में उसे आप ईमानदारी से अपनी कॉपी में नोट करते हैं। चलिए आगे। मोहम्मद शाह तक हमने बात समझी। मोहम्मद शाह के बाद आप इसी के नीचे नोट करेंगे, इसके नीचे नोट करेंगे आप। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है? चलो, मोहम्मद शाह के बाद, मोहम्मद शाह देखो काफी लंबे समय तक जो है राज करेंगे। 1748 के बाद यहाँ पर आके बैठेंगे अहमद शाह, और अहमद शाह जो है 1748 से 1754 तक विराजमान रहेंगे इस गद्दी पर। अहमद शाह के बैठेंगे मोहम्मद शाह के बाद। 1754 के बाद जो है आलमगीर आकर इस गद्दी पर बैठेंगे करीब 5 साल के लिए, 1754 से 1759। इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय आकर इस गद्दी पर बैठेंगे 1759 से 1806। इसके बाद जो है अकबर द्वितीय आकर इस गद्दी पर बैठेंगे 1806 से 1837। अकबर द्वितीय के बाद आकर इस गद्दी पर बैठेंगे बहादुर शाह जफर 1837 से 18 कह सकते हो 62 ही लिखना सही है। देखो कायदे से तो यहाँ पर 1837 से 1857 तक ही होगा बिकॉज हटा दिए गए थे, फिर भी जिंदा रहे थे 1862 तक। 1857 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाता है एंड। अभी के लिए आप इतना नोट करें, डिटेल में भी आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी के लिए आप इसे नोट करें। ठीक है, फटाफट नोट करें। स्लाइड अभी आपको दिखा दूंगा। लास्ट टाइम ये नहीं था गौरव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये नहीं होगा तो क्या होता है, कनेक्शन नहीं बन पाता बच्चों का। पहले के 6 तो सभी को याद होते हैं, हम एक दिन उस पर डिस्कशन करते हैं, बट ये 5-5 10-10 मिनट के हैं तो इसलिए मैंने एक साथ नोट करा दिया। नहीं पूछा नहीं जाता रक्षा, बट ना सीक्वेंस याद रखने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर बताओ, बैटल ऑफ बक्सर के समय कौन था, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि बैटल ऑफ बक्सर का ईयर अगर हमें पता है ना तो हम निकाल लेते हैं कि अच्छा उस समय कौन था। तो ध्यान रखना थोड़ा सा सही रहता है। सिख गुरु पढ़ा दिए गए हैं। चलें आगे। चलो पिछली स्लाइड भी फटाफट से देख लो, नोट कर लो, काम की बातें हैं। चलो, अब मैं आपके साथ बातचीत शुरू कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता जी कौन किसका बेटा था। अभी के लिए आप प्लीज इधर फोकस करें, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। चलें जी आगे। चलो, मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था, एक रिकैप दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से बात को समझना। मैंने आपको बताया था कि जो जहादर शाह है वो उस गद्दी पे विराजमान हुए थे अपने भाइयों को मार के, ठीक है? बिलाल बताओ ऐसे कैसे काम बनेगा? क्या मैंने कहीं पर सिराजुद्दौला लिखा है? अभी नहीं लिखा ना, फिर यार ये कैसे डाउट है? मुझे बताओ, सिराजुद्दौला की बात अभी मैं कर ही नहीं सकता, है ना? तो देखो यार, ऐसा काम मत करो। ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें अगर आप बीच में डाउट पूछोगे तो मैं आपके जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? फोकस करें, जब सही समय आएगा आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम आके उस गद्दी पर बैठते हैं मुअज्जिम के नाम से, और अपने भाइयों की हत्या करके उस गद्दी पर विराजमान होते हैं। जब इनकी हत्या होती है, इनकी मृत्यु होती है, तो उस गद्दी पर जहादर शाह के बैठते हैं। एक ही साल के लिए बैठते हैं, जुल्फिकार खां से मदद लेते हैं और एक ही साल के अंदर इन्हें हटा दिया जाता है। इन्हें हटाने के बाद जो है इन्हें हटाते समय जो है आपको याद होगा सैयद ब्रदर्स नाम के 2 लोग थे जिनका डिस्कशन मैंने आपके साथ करा था, शायद आपको याद होगा कि जो सैयद ब्रदर्स है वो यहाँ पर अपनी रोल अदा करेंगे, और क्या होगा कि वो एक एक करके एक को बनाएंगे, दूसरे को हटाएंगे। और लंपट मूर्ख, शायद आपको याद होगा, इन्हीं के लिए बोला जाता है लंपट मूर्ख है। और सैयद ब्रदर्स जो है इनसे बड़े इरिटेट हो जाते हैं, और सैयद ब्रदर्स ही जो है वो इनकी हत्या कराते हैं। यानी सैयद ब्रदर्स
गॉड, अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसे आपको नोट नहीं करना है, बस मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेड फर्रुखशियर द नेक्स्ट मुगल रूलर। आपको समझना होगा क्या जरूरी है क्या नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ पर रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके मैंने उन्हें पढ़ाए हैं पहले 6 मुगल बादशाह, उसी तरीके यहाँ पे पढ़ाया जाए। देखिए, आपको समझना होगा कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ चीजें जरूरी नहीं होती। तो यहाँ पर वो पढ़ाया जा रहा है जो जरूरी है। गिने चुने सवाल पूछे जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम उसी पे फोकस करेंगे। अगर आप इनका मुगल ट्री चाहते हैं तो एक बार ऑनलाइन इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो गलत हो सही हो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सैयद ब्रदर, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे शाहजहां है, काफी किताबें कहती हैं कि 13 पत्नियां थी। अब आपको लगता है कि क्या मैं 13 पत्नियां आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा? जब मैंने 13 पत्नियां ही नहीं पढ़ाई तो फिर उनके जो बच्चे होंगे वो मैं आपको कैसे समझा दूंगा? यानी इट इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। अपने को सिर्फ वही काम की बातें पढ़नी है जो हमारा पेपर पूछता है ना। चलो, अब ये देखो, कई चीजें ऐसी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। जैसे एक चीज होती है हरम जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, महिलाओं को कैद करा जाता है। शायद आपने सुना होगा कि जैसे कहीं किसी के किंगडम पे अटैक करा तो वहां की महिलाओं को कैद करा। तो उसमें बहुत बार क्या होता है, 8-8 10-10 हजार महिलाएं वहां पर होती हैं। अब वो सब चीजें थोड़ी यहाँ पढ़ाऊंगा, बिकॉज पेपर थोड़ी पूछता है। ये बीकॉम नहीं है कि या बीए नहीं है जिसमें हम हर चीज पढ़ते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ये सब देने जा रहे हैं, तो वहां पे जो पूछा जाएगा वो आपको बस पढ़ाया जाएगा। सैयद ब्रदर्स गॉट बहादुर शाह किल्ड एंड मेड फर्रुखशियर द नेक्स्ट मुगल रूलर। फर्रुखशियर आकर उस गद्दी पर बैठता है। फर्रुखशियर को क्योंकि बैठाया गया है सैयद ब्रदर्स के द्वारा, तो फर्रुखशियर क्या करता है, जो अब्दुल्ला खान है, अब्दुल्ला खान आपको शायद याद होंगे, सैयद ब्रदर्स में एक भाई का नाम अब्दुल्ला खान है, बड़े भाई थे अब्दुल्ला खान। इन्हें बना देता है अपना वजीर। और जो दूसरे नंबर पे थे हुसैन खान या हुसैन अली खान, इन्हें बना देता है अपना मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता है मुगल सल्तनत में या मुगल साम्राज्य में, मीर बख्शी जो टाइटल है वो दिया जाता है कमांडर को। कमांडर को होता है सेनापति। यानी सेनापति और प्रधानमंत्री वाली जो पोजीशन है वो जा चुकी है फर्रुखशियर के हाथ से, तो कुछ बचेगा नहीं इनके पास। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे जो शिवगामी देवी थी, उन्होंने भल्लाल देव को बनाया था एक तरीके से बादशाह, और जो हमारा बाहुबली था उसे बना दिया था सेनापति। तो सारी पावर तो उनके हाथ से चली गई। शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यानी वजीर और मीर बख्शी, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो इन्होंने अपने पास रखी, और नाम मात्र का जो पुतला है वो बना दिया फर्रुखशियर को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर आता है एक बहुत डिबेटेबल बात, वो ये है कि फर्रुखशियर, अभी पहले लिख देता हूं, इशूड गोल्डन फरमान 1717 टू ब्रिटिशर्स। स्लाइड आप देख नहीं समझे, पिछली स्लाइड, कोई बात नहीं, अभी समझा दिया जाएगा। देखिए, सैयद ब्रदर्स जो हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो भाई हैं, उन्होंने क्या करा, एक बादशाह को हटाया, दूसरे बादशाह को वहां बिठा दिया। तो दूसरा बादशाह क्योंकि इन्हीं की वजह से बना है, तो इन्हें दो पोजीशन देने की कोशिश करेगा। तो इन्होंने पहले वाले को कहा कि तुम तो हो मेरे वजीर, दूसरे वाले को कहो तुम हो मेरे मीर बख्शी। बस इतना सा ही बताया, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब अगले पेज पे जो मैंने बात नोट करी है वो है कि फर्रुखशियर इशूड गोल्डन फरमान टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। हुसैन अली खान कमांडर थे, और मीर बख्शी इज द कीवर्ड, कशिश एंड अब्दुल्ला खान जो है वजीर थे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है सूरज। अब यहाँ पर अगर आप गूगल करोगे ना तो आप पगला जाओगे। क्यों? क्योंकि गोल्डन फरमान औरंगजेब का भी है, गोल्डन फरमान जो है गोलकोंडा के भी है, गोल्डन फरमान फर्रुखशियर के भी है, यानी बहुत सारे गोल्डन फरमान है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इससे जुड़े बहुत सारे डाउट आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब उन्हें कोई मॉक दिखेगा उसमें गोल्डन फरमान पढ़ेंगे और आंसर पे औरंगजेब टिक होगा, तो मेरे पास आएंगे, सर आपने ये क्या पढ़ा दिया हमें। फिर कोई बच्चा ऐसा है जो कोई गोलकोंडा का गोल्डन फरमान पढ़ के आएगा, कहेगा अरे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने। मैं आपको देखिए पूरी बात समझाता हूँ। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि अगर दो चीजें सेम नाम से हैं तो वो अलग अलग नहीं हो सकती। अब देखो अपने साथ प्रॉब्लम, मोइन लिख रहे हैं गोल्डन फरमान मींस, कशिश लिख रहे हैं गोल्डन फरमान मतलब, अभिषेक लिख रहे हैं गोल्डन फरमान के आगे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गोल्डन फरमान नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय, मुझे बताओ। बिग बॉस की कहानी सुना रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के? अरे भैया पढ़ा रहा हूँ, मत करो ऐसे काम, ठीक है। गोल्डन फरमान के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चे गोल्डन फरमान लिखे जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम बनेगा? ऐसे नादानी ना करें। फर्रुखशियर ने इशू करा गोल्डन फरमान 1717 में, और एक ब्रिटिशर्स को इशू करा गया था। अब गोल्डन फरमान कई सारे हो सकते हैं, इसका छोटा सा मैं आपको प्रूफ देता हूं। मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि प्रेसिडेंट ने इशू करा एक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑर्डर। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑर्डर, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। शॉर्ट टर्म ऑर्डर, मैं आपको कहानी समझाता हूँ क्या है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि आपके घर पे जो फैसले हैं, मान लेते हैं कि आपकी मम्मी या आपके पापा लेते हैं, या दोनों मिलकर लेते हैं, जैसा भी, तो बहुत बार होता है ना कि यही सारे डिसीजंस लेते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि आपको अपने पास से कोई फैसला लेना होता है। इसका छोटा सा प्रूफ देता हूँ। मान लेते हैं आप बचपन में अपनी मम्मी से पढ़ा करते थे,
तो वो मार्केट गई हैं। जनरली तो वो आपको बताते थे कि आज बेटा एक काम करिए, ज्योग्राफी रिवाइज कर लियो, आज मैथ्स पढ़ लियो, इस तरीके से वो आपको बताते थे। बट कभी-कभार क्या होता है कि मार्केट गए हैं शॉपिंग पे, तो उस केस में मान लेते हैं आपका कोई बड़ा भाई है या बड़ी कोई बहन है, ब्रदर है या सिस्टर है, वो अपने पास से नहीं बताते कि एक काम कर, चल तू अभी के लिए काम कर ले, ये एक चैप्टर मुझे सुना दे और बाद में जब मम्मी आएँगी तो वो बता देंगे। ऐसा होता है, सभी के घर में होता है। आज नहीं तो आज से 5 साल पहले हुआ करता होगा, अगर आपके भाई-बहन हैं। तो यहाँ पे ये होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब तक एक्चुअल पावर जिनके हाथ में है, यानी जो मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, जो भी हो सकता है, वो तो एग्जांपल है बस। जब तक वो एक्चुअल ऑर्डर पास नहीं करते, तब तक ये वाला जो हमारा ऑर्डिनेंस है ये लागू रहता है। कुछ समय के बाद ये जो है इनवैलिड हो जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस 6 महीने तक चलता है। दोनों में फर्क समझ पाए? यानी ये इमरजेंसी में इशू करा जाता है कि जब रियल जो पावर है जिसके हाथ में वो अवेलेबल नहीं है, तो इशू कर दिया जाता है। बट हमेशा से ऑर्डिनेंस का मतलब, ऑर्डर का मतलब अलग-अलग नहीं था। ये ऑर्डिनेंस जो शब्द आएगा, ये आएगा अंग्रेजों के समय, ब्रिटिशर्स के समय जो है वाइसरॉय के पास पावर होगी ऑर्डिनेंस को इशू करने की। वाइसरॉय के पास पावर होगी ऑर्डिनेंस को इशू करने की, और वही पावर आज हमारे राष्ट्रपति के पास है। बट उस जमाने में ऑर्डिनेंस और ऑर्डर एक ही बात हुआ करती थी। यानी ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं था, और ये होता था मुगलों का फरमान। यानी अगर फरमान जारी हो गया मुगल बादशाह के द्वारा, तो वो आपका 100% वैलिड रहेगा। फरमान एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसपे लिख दिया गया है कि मैं अदा करता हूँ सो एंड सो बातें, और मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए। ओवर एंड आउट। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये एक फरमान है, और ये फरमान के सहारे जो अगर इस पे बात लिखी गई है, अगर मुगलों की मोहर है, इस पे साइन है, तो ये पूरे तरीके वैलिड होता है पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में। क्या बात को समझ पा रहे हैं? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो पैसा होता है वो एक तरीके का फरमान है जो कि सरकार ने हमें अदा करा है, कि आपने पढ़ा ना उसमें, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन। तो वो एक तरीके का फरमान है जो कि जिसके सहारे हम इस नोट को कहीं चला सकते हैं। अगर अचानक मान लेते हैं 8 नवंबर तारीख आ गई, शाम को 8 बजे टीवी चल गया गलती से, और वहां पर बता दिया कि अरे अब तो ये नोट वैलिड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसने ये फरमान इशू करा था उसी ने कहा कि एक नया फरमान आ चुका है, और इस नए फरमान के तहत ये बिल्कुल बेकार है, और नया नोट आपके लिए इशू हो जाएगा कुछ समय के बाद। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? फरमान शब्द आप अच्छे से समझ पाए हैं दोस्तों? फरमान शब्द का मतलब यहाँ पे बहुत सरल भाषा में मैं कहूंगा एक ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है। और ये शॉर्ट टर्म ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का आज इस्तेमाल करा जाता है शॉर्ट टर्म ऑर्डर के लिए, बट इन जनरल ऑर्डिनेंस और ऑर्डर एक ही बात होती है। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? अब मैं नीचे वाली ये कहानी हटा देता हूँ, जिससे कि हम मुद्दे की बात यहीं पे कर पाए। स्लाइड आपको एंड में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना देवेशिश, वहां से आप आराम से नोट कर लेना। चलो अभी के लिए आप यहीं से नोट करो, एक पेज छोड़ लो। फर्रुखशियर इशूड गोल्डन फरमान 1717 टू ब्रिटिशर्स। अब पता है कहानी क्या है, कि अगर औरंगजेब आंसर होगा, तो क्या गोल्डन फरमान कभी भी 1717 का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए गोल्डन फरमान के जब जिक्र होता है ना, तो उसके साथ ईयर मेंशन करके दिया जाता है। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर गोल्डन फरमान 1717 का है, तो 1717 में तो वही बैठा होगा ना जो मुगल बादशाह होगा, जो कि फर्रुखशियर है। आई होप ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गया, क्योंकि ईयर मेंशन करके वो देगा, और अगर वो ईयर मान लेते हैं 1690 का, कोई एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ जबरदस्ती का, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जब ईयर होगा 1717 का, तो आंसर हो जाएगा फर्रुखशियर। से बहुत सारे गोल्डन फरमान जो है इशू करे जाते हैं। ठीक है, चलो ये गोल्डन फरमान में क्या था, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ब्रिटिशर्स को मदद करी गई थी उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए। यानी ये ब्रिटिशर्स को एक तरीके से जड़ी बूटी की तरह था उनके लिए। यानी इसका इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी ताकत को काफी गुना बढ़ा लिया था। इसके पीछे भी जो है, तो उस केस में अभिषेक डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाएगा, और ऑप्शन में एक ही देगा, या तो औरंगजेब देगा, या फर्रुखशियर देगा, या और कोई देगा। अगर सारे देगा तो वो डिबेटेबल हो सकता है, और उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये कुछ ऐसा सवाल हो गया अभिषेक, जैसे मैं कहूं कि बताओ वो कौन सा राष्ट्रपति है जिसने एक्ट पे साइन करे थे? कोई भी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूंगा बताओ जिसने जीएसटी बिल पे साइन करे, या जिसने सो एंड सो बिल पे साइन करे, तो फिर वो सटीक सवाल बन जाएगा। जिसने 2020 में साइन करे तो वो सटीक सवाल बन जाएगा। ठीक है, औरंगजेब वाला आंसर हो ही नहीं सकता अगर 1717 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर लिख के। चलो अब हम फोकस करते हैं। कई सारी कहानियां इसके पीछे छुपी हैं। सबसे चटपटी वाली मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी बढ़िया वो लगती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी वही बढ़िया लगेगी। एक बार फर्रुखशियर की तबीयत खराब हो जाती है मौसम चेंज वगैरह की वजह से, और मौसम चेंज की वजह से तो नहीं है वैसे, मतलब उनके पैर पे कहीं चोट लग जाती है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? फर्रुखशियर को चोट लग जाती है पैर पे, गिर जाते हैं, खेल रहे होंगे अभी कुछ। अब इन्हें पैर पे चोट लग जाती है, इन्होंने बहुत सारे हकीमों को बुलवाया, बहुत सारे अलग अलग लोगों को बुलवाया कि इसका इलाज करो, समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। तो उसके बाद फाइनली अंग्रेजों की तरफ से एक डॉक्टर आए, जिनका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आए, और इन्होंने क्या करा कि उस चोट को देखा, और उस चोट पे क्या करा, इन्होंने दवा लगाई, चीरा लगाया और उस पे दवा लगाई। ठीक है, और दवा लगाने के बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई।
मजा आ गया। इन्होंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, मजा ही आ गया, ये क्या है, हमें भी बताओ, अरे हमें ही बताओ। तो उसके बाद जो है इतने इंप्रेस हो गए अंग्रेजों से ही, तो इन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हें तो हमारे देश में होना चाहिए, तुम तो बहुत ही बढ़िया लोग लग रहे हैं। तो उसके बाद फर्रुखशर जो है इन खुश होते हैं अंग्रेजों से और इन्हें गोल्डन फरमान इशू करते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप जो है जो बंगाल वाला इलाका है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो काफी बड़े लेवल पे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी इसमें था कि ट्रेड, मैं लिख देता हूं, ट्रेड रिलेटेड टैक्स में या ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस से एसोसिएटेड। समझ गए जी बात क्या है? इस बार मैं वो नहीं लिख रहा कर मुक्त व्यापार ऐसी बातें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसे हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें। तो अगर आपने वो भी लिखा हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वो हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? और माना जाता है कि इन्होंने कुछ नहीं करा था, जो वैसलीन आती है 5 रुपए वाली वो लगाई थी, पेट्रोलियम जली जिसे हम लोग कहते हैं, और उससे ही ठीक हो गया था। कमाल ही यार, बताओ कुछ होता भी है उससे। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला पेज। चलो आराम आराम से समझते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि ट्रेड एसो रिपीट करूं, देखो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस से एसोसिएटेड है गोल्डन फरमान। मान लेते हैं कि मैं जो है इस इलाके पे राज करता हूं, तो मैंने ब्रिटिशर्स को कहा कि मेरे दोस्त तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो है तुम अपना कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। क्या बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर तुम अपना जितना चाहो कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है। समझ पाए? यानी सिर्फ इस इलाके में तुम्हें अलाउड है, जितना चाहे यहाँ से व्यापार कर लो, और बाकी इलाका जो है अभी भी मेरे कंट्रोल में ही रहेगा। क्या आप बात पूरे तरीके समझ पाए हैं दोस्तों? कंफर्म करें। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से बात को समझेंगे। स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभी के लिए, लेकिन आप फोकस करें। चलो, अब क्योंकि फर्रुखशर ऐसी पगलों वाली हरकतें कर रहा है, तो आपको लगता है कि फर्रुखशर का कंट्रोल होगा अपने पूरे साम्राज्य पे। फर्रुखशर का वजीर कोई और है, फर्रुखशर का सेनापति कोई और है, फर्रुखशर को नाम मात्र के लिए किसी और ने बैठाया, तो फर्रुखशर की कौन सुन रहा है? तो ये भी हो सकता है कि सैयद ब्रदर्स ने ही इस गोल्डन फरमान पे इनसे साइन कराए हो, बट क्योंकि मुगल बादशाह ही है तो नाम इन्हीं का चलता है। तो फर्रुखशर से बगावत करने लगते हैं बाकी लोग, और धीरे धीरे इनसे अलग होने लगते हैं। बंगाल में जो है बगावत हो जाती है। बंगाल का जो इंसान होता है, जो इनका बंगाल का इक्तेदार होता है, सूबेदार होता है, वो बंगाल जो है, बंगाल में कहता है कि जो मैं हूँ यहाँ का एक इंडिपेंडेंट पर्सन, यानी बंगाल बन जाता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी बंगाल जो है वो कहता है कि मैं अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं हूँ, और यहाँ पे जो रूलर बनता है, फर्स्ट रूलर जो यहाँ का बनता है, जिसे पहला नवाब कहते हैं, वो है मुर्शीद कुली खां। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त, नोट कर लेना, सुख पाओगे। बंगाल बन जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट फर्रुखशर के समय में, और उसका पहला नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां। ये बातें आपको अपने पास ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ पाए? 1718-19 में कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रक्षा। फर्रुखशर के समय बंगाल भी अलग हो जाता है, और इनका टेन्योर बेटा मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। फर्रुखशर की अगर आप अभिषेक बात कर रहे हैं, अगर आप मुर्शीद कुली खां की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज अभी हम मुगल पॉइंट ऑफ व्यू पे जी रहे हैं। इसी तरीके अवध जो एक जगह है, अवध भी अलग हो जाता है। अवध भी बन जाता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसके जो पहले नवाब बनते हैं अवध के, गुड इवनिंग, ये है सादत अली खां। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेज है, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें सबसे काम का पन्ना ये है। अच्छे से ईमानदारी से नोट करो जितनी बातें लिखी गई हैं उन्हें। बिल्कुल गजल। ठीक है, अवध और बंगाल अलग अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि हम मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, और अवध का जो पहला शासक बनता है वो बनता है कौन? सादत अली खां, और बंगाल का पहला बनता है मुर्शीद कुली खां। ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ पाए? 18-19 कुछ भी नोट कर सकते हैं, 17-18, 17-19, जो आपका मन करे कशिश। ये एक दिन में नहीं होता है बेटा, क्योंकि चलें आगे। अब यहाँ से मैं कुछ बढ़िया बातें आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से बात को समझना। अब देखिए बात क्या है कि फर्रुखशर जो है उसका इलाका कम होता जा रहा है। फर्रुखशर का जो इलाका है वो कम होता जा रहा है। फर्रुखशर की पावर्स जो है पूरे तरीके छीन चुकी है, यानी फर्रुखशर जो है एक तरीके का ठाकुर बना हुआ है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? फर्रुखशर के जो हाथ है वो पूरे तरीके कट चुके हैं, और इसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। बड़ा परेशान है, साम्राज्य डूबता जा रहा है, और इस बात को ये मन ही मन ब्लेम करने लगता है सैयद ब्रदर्स के ऊपर,
कि सैयद ब्रदर तुम ही हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि सैयद ब्रदर्स जो है उन्हीं की वजह से ये फरूख शेर गद्दी पर बैठा है। तो ये प्लान करता है कि मैं जो है सैयद ब्रदर्स को मरवा दूंगा, विल किल सैयद ब्रदर्स। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? नहीं, सैयद ब्रदर्स को मरवाने की कोशिश करता है फरूख शेर कि यही बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, इनकी वजह से ये सब हो रहा है और मैं इन्हें मरवा दूंगा। मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं। बट सैयद ब्रदर्स जो है, बड़े ध्यान से बात को समझना, सैयद ब्रदर्स जो है वो इसको मरवाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं विल किल फरूख शेर, क्योंकि अब इससे भी काम पूरा हो चुका है। अब जो है इन्हें सैयद ब्रदर्स को खबर लग चुकी है कि फरूख शेर हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। तो सैयद ब्रदर्स कहते हैं कि हम इसे मार देंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बताएं। अब इसमें जीतता कौन है? ये नहीं मार पाता, लेकिन ये मार देते हैं। यानी सैयद ब्रदर्स गॉट फरूख शेर किल्ड। क्या यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? इसे भी अभी रोक दें थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बिलाल, सीखते चले। अभी थोड़ा सा डिस्कशन और करता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स जो है, जनप्रीत, इस बारे में हम 2:45 के आसपास बात करेंगे। आप मुझे डाउट ये वाला तब भेज देना। सैयद ब्रदर्स गॉट फरूख शेर किल्ड और बना देते हैं एंड मेड, थोड़ा समझने की कोशिश करना, रफी उद दरजात द नेक्स्ट रूलर। देखिए थोड़े समय रुके, इसे अगला रूलर बना दिया जाता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? रफी उद दरजात को अगला रूलर बना दिया जाता है। अब इन्हें हो जाती है टीबी, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये भी कोई मौत हुई? रूलर है, बढ़िया से मरना चाहिए, मारकाट होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सकते हैं। रफी उद दरजात जो है इन्हें टीबी हो जाती है और उसके बाद जो है अगले नंबर पे आकर बैठते हैं एक और इंसान, नेक्स्ट बनते हैं रफी उद दौला। और रफी उद दौला जो है ये भी कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है। क्या बात को आप समझ पाए? ठीक है, कलश, सॉरी, हाँ कलश सही है आपका नाम। रफी उद दौला जो है ये भी माना जाता है इन्हें भी टीबी हो गई थी, लेकिन इनका बहुत सारी किताबें ऐसा नहीं कहते, तो हम कहते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल सही, आज की किताबों में ऐसे ही लिखा जाता है। और अगले नंबर पे आके बैठे मोहम्मद शाह। क्या समझ पा रहे हैं? सही कराना शुरू में बनवा दिया, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है कशिश, ये दिमाग वाला खेल है। देखिए जो असली लीडर होता है वो कई बार खुद गद्दी पर ना बैठ के वो प्यादों को बैठाता है, जिससे कि बुराई इन्हें मिले और काम उनका आसान हो। मोहम्मद शाह बनते हैं नेक्स्ट रूलर। क्या इस बात को आप समझ पाए? और मोहम्मद शाह बनते हैं, मोहम्मद शाह बनते हैं 1719 में और यहां से चलते हैं 1748 तक। अब कमाल की बात देखो कि ये बड़ा लंबा चलते हैं। अगर आप सोचते हैं तो अभी 1707 से 1712, 1712 से 1713, 1713 से 1719, फिर 19 में ही दो खत्म, फिर 19 से सीधा ही 48, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने सबसे पहले उस गद्दी पर बैठ के क्या करा? किल्ड सैयद ब्रदर्स। अब आप समझ पा रहे हैं कि इतिहास आपको क्या क्या सिखाता है? तभी बच पाएंगे आप जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एज सिंपल एज दैट। सैयद ब्रदर्स की हत्या इसने कर दी आते ही 1719-20, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? 1720 भी आपको दिख सकता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अभी कुछ चीजें मैंने नहीं बताई है, मराठा पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं बताया, उसे मैं भी आपको बताता हूँ। क्या आप समझ पाए? एक छोटा सा रिपीट करता हूँ आपके लिए पोर्शन। फरूख शेर को बुरा लगा कि सैयद ब्रदर्स जो है अच्छे लोग नहीं है, तो फरूख शेर ने प्लान बनाया कि सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं। बट ये खबर पहुंच गई सैयद ब्रदर्स तक और सैयद ब्रदर्स ने इन टर्न मरवा दिया फरूख शेर को और उस गद्दी पर बैठा दिया रफीउद दरजात को, जिनकी मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। तो रफीउद दौला को बैठाया, रफीउद दौला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह को बैठाया। रफीउद दौला को ही शाहजहां टू के नाम से भी जाना जाता था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या पता क्या पूछ लो, शाहजहां, ठीक है, इन्हें शाहजहां टू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए। अगले नंबर पे आके बैठेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मरवा देंगे किसे? सैयद ब्रदर्स को। और सैयद ब्रदर्स को मरवाने के बाद काफी लंबे समय तक राज करेंगे। क्या यहाँ तक आपको हर बात पूरे तरीके समझ आ चुकी है? तो मैं एक और चीज आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा फरूख शेर को मरवाया गया है, फरूख शेर को मरवा दिया गया है सैयद ब्रदर्स के द्वारा थोड़ी देर पहले। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सैयद ब्रदर्स जो है ये मुगलों का एक हिस्सा थे भाई, मुगल परिवार में ही बड़े हुए और मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पर बैठा था फरूख शेर जो कि इंटर्न मुगल बादशाह। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। अब सैयद ब्रदर्स को अगर मरवाना है किसे? फरूख शेर को, तो इसे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी ये काम सबसे बढ़िया तरीके हो पाएगा। और हेल्प के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो मुगलों का है वो है मराठा, यानी मराठाओं से हेल्प ली जाएगी, इस समय मराठाओं से बात करी जाएगी। ठीक है,
सैयद ब्रदर्स जो है वो हेल्प लेंगे मराठाओं की, और मराठाओं की तरफ से जो है बात करी जाएगी मराठा पेशवा के द्वारा। मराठा पेशवा उस समय हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। मराठा इसलिए पहले पढ़ाया गया था आपको, जिससे कि ये पॉइंट को आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए अपने दिमाग में। बालाजी विश्वनाथ जो है ये हुआ करते थे उस समय मराठा पेशवा। तो सैयद ब्रदर्स जो है वो बालाजी विश्वनाथ से बात करते हैं, और बालाजी विश्वनाथ को कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, मिलकर फर्रुखशेर को तबाह करते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और फर्रुखशेर के खिलाफ एक ट्रीटी साइन हुई, जो कि सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई थी, जिस ट्रीटी को कहा गया ट्रीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की संधि 1719 में साइन हुई थी बिटवीन बालाजी विश्वनाथ एंड सैयद ब्रदर्स। इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करें। इसमें क्या हुआ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझा देता हूं, समझेंगे तो अच्छा रहेगा। बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स ने आपस में एक सौदा करा, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा फर्रुखशेर को मरवाने में। तो इसमें क्या हो गया, सैयद ब्रदर्स का फायदा हो गया। और बदले में सैयद ब्रदर्स ने वादा करा कि अगर ऐसा हो जाता है तो उस समय क्या होगा कि आप दिल्ली पर आके आक्रमण कर सकते हो, यानी जो आपका न जाने कब से सपना है दिल्ली को तबाह करने का, दिल्ली को अपने कब्जे में लेने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। क्या बात को आप समझ पाए? यानी सैयद ब्रदर्स ने जैसे कि फर्रुखशेर को बिठाया था, जैसे कि इससे पहले वाले को बिठाया था, उसी तरीके हटाना भी चाह रहे थे कि हटाकर देखते हैं, किसी और को बिठाने की कोशिश करते हैं। और मराठाओं को एक बहुत अच्छा मौका मिला इस काम को पूरा करने का। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो मिलना था सैयद ब्रदर्स को वो तो मिल गया, यानी सैयद ब्रदर्स की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि सैयद ब्रदर्स कह रहे थे कि फर्रुखशेर को मरवाना है, वो तो हो गया, अभी मैंने आपको बताया। बट बालाजी विश्वनाथ जो चाहते थे, ये चाहते थे कि मैं दिल्ली पे आक्रमण करूं, इन्हें चाहिए थी दिल्ली। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही वहां पर आके बैठा मोहम्मद शाह, तो सैयद ब्रदर्स ही निपट गए, याद होगा आपको। अब सैयद ब्रदर्स ही निपट गए, तो क्या इसमें बालाजी विश्वनाथ को एक बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ? धोखा कहें या जो भी कहें, इसे धोखा तो नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हें झटका लगा, और माना जाता है कि इसी से इनकी भी एक तरीके से आप कहेंगे सदमे में आके मृत्यु हो जाती है। और बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो जाती है 1720 में। क्या बात को आप समझ पाए? यानी बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720। क्या बात को आप समझ पाए? मैं उम्मीद कर रहा हूं जो आपका कनेक्शन है वो बिल्डअप हो पा रहा होगा, बिकॉज कई सारी कहानियां एक साथ चल रही हैं, तो थोड़ा सा टफ है काम मेरे लिए भी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब होगा कि बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ होगी तो मराठा साम्राज्य भी बिखर गया। आपको शायद याद होगा, जो बाजीराव मस्तानी मूवी की स्टार्टिंग है उसकी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो इन्हीं का एक बेटा उस समय हुआ करता था, जो 19 साल का था उस समय, 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। या फिर इन्हीं का एक और नाम था जो था बाजीराव, बाली जाओ लिख दिया मैंने, बताओ, दिल की बातें बाहर आ रही है। बाली अभी मत जाओ बेटे, पढ़ लो। बाजीराव बल्लाड़, ठीक है। यानी बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाड़ जो है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और ये बनते हैं नेक्स्ट पेशवा। क्या बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? ये बन जाते हैं नेक्स्ट पेशवा, और इनकी पूरी कहानी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इन्हें किसने मारा नहीं था ग्रीन, ये माना जाता है कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि देखिए जब प्लानिंग खराब होती है तो फील होता है, आप कहेंगे उसी वजह से हो सकता है इनकी डेथ हो गई, ठीक है। मारा नहीं था इन्हें किसी ने, ठीक है। अगर आप बाजीराव प्रथम की बात करते हैं तो इनकी हत्या जो है, इनकी हत्या नहीं हुई थी, इनकी भी तबीयत खराब हुई थी, इन्हें बुखार हुआ था, और ये 1740 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मराठा साम्राज्य में। बाजीराव प्रथम बने अगले पेशवा, और ये ध्यान रखना कि बाजीराव प्रथम ही है जिन्होंने फर्स्ट पेशवा टू रेड दिल्ली, और ये हुआ था ड्यूरिंग, ये आपके पिछले नोट्स में नहीं होगा, रीन ऑफ मोहम्मद शाह। यानी भले ही इनके पिता की डेथ हो जाती है, बट ये भी अपने जमाने में जाके दिल्ली पे आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, और उस समय दिल्ली का जो बादशाह होता है वो होता है कौन? मोहम्मद शाह। क्योंकि देखिए बाजीराव जो है आके 1720 में बैठे, 1740 में मृत्यु होगी, तो जो उस समय दिल्ली में गद्दी पर बैठा था वो मोहम्मद शाह हुआ करता था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, फटाफट से इसे नोट करें। बालाजी की जो डेथ हुई थी ऋषभ, वो माना जाता है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया था उन्हें, और उससे उनकी डेथ हुई थी। आपने अगर मूवी देखे तो मूवी का जो आखिरी का 10 मिनट का सीन है, नदी के अंदर वो खड़े होकर तलवार चला रहे हैं, वो सीन जो है एक्चुअल में बुखार वाले सीन से एसोसिएटेड है। देखिए जेएनयू, अगर हमें किसी बड़े दुश्मन को हराना है तो हमें आपस में दोस्ती करनी होगी, बस ये वजह थी
कि दिल्ली की गद्दी खाली होगी जेएनयू, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर देखो फर्रुख शेर बैठा था, बट एक्चुअल पावर तो किसके हाथ में थी? सैयद ब्रदर्स के हाथ में ना। तो इन्हें पता था कि सैयद ब्रदर्स को अपनी तरफ अगर हम कर लेंगे तो दिल्ली पर आक्रमण करना आसान होगा, इसी की वजह से ट्रीटी जो है साइन हुई थी। ठीक है, कभी हारे नहीं थे तो दिल्ली गए थे तो जीता क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि दिल्ली की रेड पे क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेड करना और प्रॉपर बैटल करने में बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो होता है कि मैंने आक्रमण कर दिया है, और एक होता है कि मैं दिल्ली पे जाकर पूरे तरीके विराजमान हो गया हूँ, बैटल्स हो गई, वैसा नहीं हुआ। अगर मैं किसी चीज को लेकर प्लान करता हूँ या दिल्ली पे डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करता हूँ, वो बैटल नहीं है, वो एक रेड है। आप वर्ड को ध्यान से देखो, बैटल वर्ड नहीं लिखा गया, रेड वर्ड लिखा गया। ये छोटी छोटी बारीकियों पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। यानी ऑफिशियली कोई बैटल नहीं हुई थी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और मराठाओं के बीच में, बट एक अटैक करा गया था, अपनी से कोशिश करी गई थी दिल्ली पे आक्रमण करने की। ठीक है, चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। जी हाँ, मिस्टर ग्रीन, दोनों बातें एक ही है, बाजीराव प्रथम बाजीराव बल्लाड़ एक ही बात है। चलो, चलें आगे, चलो अब आप फोकस करें। जाने से पहले अभिषेक हम बात कर लेंगे, आज की डाउट्स की संख्या जो है काफी अच्छी खासी हो गई है, इसके लिए मैं क्वेश्चन टैब अभी के लिए बंद कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए। अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शायद देख पा रहे हैं, मोहम्मद शाह जो है उस गद्दी पर अभी आके बैठा है, शायद याद होगा आपको। मैं मोहम्मद शाह फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को हरा दिया। तो क्या ये मजाक होगा कि जिस इंसान ने कई सारे जो है मुगल बादशाह बना दिए उसे हरा दो? तो डेफिनेटली मोहम्मद शाह ने जब हत्या करी होगी सैयद ब्रदर्स की, तो किसी की तो मदद ली होगी। तो मोहम्मद शाह टुक हेल्प ऑफ, इन्होंने मदद ली थी चिन कुलिच खान की या कमरुद्दीन खान, जिन्हें जाना जाता था या जाना गया निजाम उल मुल्क के नाम से। ये नाम शायद पिछले कोर्स में नहीं होगा, इसे नोट कर लेना। ये है निजाम ऑफ, ये निजाम उल मुल्क ने जो है इनकी मदद करी, पहले इतना समझते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद शाह जीत गए तो निजाम उल मुल्क को भी तोहफा चाहिए होगा। तो निजाम उल मुल्क को तोहफा में क्या मिला? मोहम्मद शाह ने बना दिया इन्हें सूबेदार ऑफ हैदराबाद। समझ पा रहे हैं? हैदराबाद की शुरुआत कहां से? यानी मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए एक इंसान की मदद ली और बदले में उसे तोहफे में दिया हैदराबाद की, जाओ तुम जो है वहां के एक सूबेदार बन जाओ। आगे चल के ये धोखा दे देते हैं मोहम्मद शाह को भी और बन जाते हैं फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। पेपर का सवाल है, पिछले 3-4 साल में कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है, और यही है फाउंडर ऑफ हैदराबाद। ठीक है, क्या यहां तक आप बात समझ पाए हैं? मोहम्मद शाह ने चिन कुलिच कमरुद्दीन खान की मदद ली और निजामुल मुल्क का इन्हें टाइटल बाद में जाके मिला, और ये बनकर सूबेदार ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के सूबेदार बनते इन्होंने मोहम्मद शाह को ही धोखा देके आप कहेंगे एस्टैब्लिश कर दिया हैदराबाद, और बन गए उसके फर्स्ट नवाब, फर्स्ट निजाम बन गए। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अभी तक जो बातें आपको पता हो, निजाम क्या होता है? एक तरीके का नवाब होता है, एक तरीके का किंग होता है, एक तरीके का रूलर होता है। निजाम, नवाब, बादशाह, इन सब में कोई फर्क नहीं है, बट बादशाह का इस्तेमाल मुगल करते थे, जो अवध के लोग हैं वो नवाब का इस्तेमाल करते थे, ये निजाम का इस्तेमाल करते थे। इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ हैदराबाद बन गए अभिषेक निजाम उल मुल्क। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी अब मोहम्मद शाह जो है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि काफी सारे और लोग जो है बन चुके हैं। फर्रुख शेर वाले ही हैं बेटा, ये सवाल में नहीं समझा, खुशी एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिखे। ठीक है, चलो, अब है क्या कि दिल्ली की गद्दी पर, मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठा है मोहम्मद शाह। थोड़ा समझने की कोशिश कर दो। बहुत बढ़िया जी, आप बनी सीखते रहे अच्छे से। देखिए कहानी क्या है कि जो दिल्ली है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा है कौन? दिल्ली की गद्दी पर बैठा है मोहम्मद शाह। शायद आपको याद होगा, समझने की कोशिश करेंगे, नोट ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, मोहम्मद शाह जो है अच्छा वो वाली बात करें, वो फर्रुख शेर वाले, जी हाँ वैसा कह सकते हैं बिल्कुल। मोहम्मद शाह बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, और बंगाल में बैठे हुए कौन? मुर्शीद कुली खां। याद है आपको? थोड़ा सा दिमाग पे लोड डाले। देखिए हर चीज को कॉपी पे लिखते रहेंगे तो फायदा नहीं है, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करें। हर चीज को छापना जरूरी नहीं है, फिर से बताता हूँ। दिल्ली की गद्दी पर जो है वो बैठे हुए आपके मोहम्मद शाह। बंगाल की गद्दी पर बैठे हुए कौन? मुर्शीद कुली खां। दिल्ली पे है मोहम्मद शाह। अवध वाले इलाके में बैठे हुए सादत अली खां। ठीक है, मराठाओं में बैठे हुए बाजीराव प्रथम, और हैदराबाद में बैठे हुए निजाम उल मुल्क। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए यहाँ पर मैं आपको एक ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का, और उसके बाद हम बाकी पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक है आपके लिए, अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, और इस पे कोशिश करें, इसे अपने दिमाग में याद करें कि दिल्ली पे मोहम्मद शाह, बंगाल पे मुर्शीद कुली खां, और सादत अली खां जो है वो बैठा हुआ है अवध में, बाजीराव प्रथम जो है वो बैठे हैं पेशवा बन के मराठा वाले इलाके में, निजाम उल मुल्क बैठे हैं हैदराबाद में। ठीक है, क्या यहाँ पे आप बात को समझ पाए हैं? अवध यूपी रीजन कह सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलो
आपके पास 1 मिनट का ब्रेक है, आप सेशन में बदल रहे। जी हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुके हैं अब। बिल्कुल अभिषेक, आप सेशन में बदल रहे। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो शुरू करते हैं जी, कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक बार बताएं, यहाँ तक सब चीजें आपके दिमाग में है। मैं जानता हूँ कि उतना इजी नहीं है जितना पहले था, बट ये समझना पड़ेगा, किसी दिन तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा ना। स्कूल में नहीं पढ़े, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, मैं जानता हूँ वहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती हुई, थोड़ी सी टीचर्स से हुई, इतना एफर्ट नहीं दिया गया। बट आज हम नहीं सीखेंगे तो देखिए नहीं समझ आया। कल को आप यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे ना, तो विश्वास मानिए मेरा, इस पे इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आप कल को भी कभी करके देखना, आप कुछ क्लासेस स्पेशल में ही जाके चाहे आप देखना, तब आप समझ जाओगे कि जो कंटेंट आपको यहाँ दिया जाता है वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा एक्जैक्टली कोई यूपीएससी या स्टेट पीएससी लेवल है, काफी हद तक मतलब टक्कर तो उसे दे सकता है। बिकॉज समय की कमी होती है, 60-70 घंटे मुझे पैक करना होता है 80 घंटे में, तो इस वजह से हर चीज तो नहीं बता पाता। बट हाँ, काफी हद तक मैं कहूंगा जो समझदार बच्चा है, विश्वास मानिए मेरा, अगर आप इस कंटेंट के साथ एनसीईआरटी को और कुछ साइड बुक्स को फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पे भी अटकेंगे। आप एक बार करके देखना, वो कुछ मॉक्स लगा के देखना, तब आप समझ जाओगे। चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं जी। मैंने इस पेज को आपको पूरे तरीके से समझाया कि दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह है, बंगाल में, अवध में, मराठा इलाके में, और हमारा जो हैदराबाद है वहां पर अलग अलग कुछ किंगडम्स बन चुके हैं। ठीक है, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो जी आगे चलते हैं। चले जी, यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब मैं आपको फिर से मोहम्मद शाह पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोहम्मद शाह जो है, ये 1719 से या 1720 जो भी आप कहें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 1748 तक विराजमान रहते हैं। और ये जो है, याद रखेंगे, इनसे जुड़ी एक बात ये है कि ये जो है निजाम उल मुल्क वाले पॉइंट से जुड़े हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। निजाम उल मुल्क को इन्होंने बनाया था गवर्नर ऑफ हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखनी है बात। दूसरे नंबर पे किल्ड सैयद ब्रदर्स, ये आप दो बातें ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते, बहुत बढ़िया, सीखते चले। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कहानी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं, बढ़िया से समझने की हम कोशिश करते हैं। ये जो मोहम्मद शाह हुआ करते थे ना, ये अभी तक तो आपको लग रहा है बहुत ही बढ़िया समझदार इंसान है, बट इतने समझदार नहीं थे। इन्हें जीवन जीना था बहुत ही बढ़िया से, और इन्हें जीवन में फुल एंजॉय करना था। और इसी वजह से जो है, इन्हें एक नाम से और जाना जाता था, जो कि था मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला वो होता है जो कि जिंदगी को जीता है अपना पूरे तरीके, और इन्हें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुगल साम्राज्य क्या है, कैसा है, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था साम्राज्य का क्या होगा। इन्हें जो है बस ऐश करनी थी अपने जीवन में पूरे तरीके, यानी इन्हें जिंदगी जीनी थी अपनी, आज कमाएंगे आज खाएंगे वाला इनका हिसाब था। फुल मौज करनी थी इन्हें अपने जीवन में। ठीक है, और इनके रंगीलेपन के चर्चे बहुत फेमस हो गए, इन्हें स्त्रियों के बीच में रहना बहुत पसंद था, और रंगीलेपन के चर्चे जो है भारत से बाहर भी जाने लगे। लोगों तक खबर पहुंची कि जो इस समय दिल्ली है वो तो नशे में डूबी हुई है पूरे तरीके, कोई ऐसा है ही नहीं जो दिल्ली को संभाल पाए। सैयद ब्रदर्स की हत्या हो चुकी है, कुछ किंगडम्स जो है अलग अलग बन चुके हैं, बंगाल अलग हो चुका है, हैदराबाद अलग हो चुका है, मराठा तो कब्जे में था ही नहीं, अवध वाला हिस्सा अलग हो चुका है। और धीरे धीरे जो है इनके चर्चे बहुत दूर तक गए। और एक इंसान हुआ करता था, बड़ा फेमस इंसान, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करता हूँ। ईरान में एक इंसान बैठा हुआ था। ईरान में उस समय एक इंसान था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह को खबर पहुंची कि जो भारत है, दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक जो देश है, वहां पर जो उसका हेड है वो अलग ही आदमी है बिल्कुल। और इस बात को सुन के नादिर शाह जो है, उसको उसने सोचा कि क्यों ना चला जाए, इनका जो है नशा उतारा जाए, इन्हें बिल दिया जाए पे करने को। और नादिर शाह ने क्या करा, प्लान करा कि चलो चलते हैं दिल्ली। और नादिर शाह जो है ये अटैक करेगा मुगल एम्पायर पे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं, यानी इन्वेजन ऑफ नादिर शाह के नाम से अगले पेज पे मैं हेडिंग डालूंगा। आपको इस पेज से क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए नादिर शाह जो है वो ईरान के थे, और इन्हें जाना जाता था नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से। समझ गए, सेम रीजन है कि नेपोलियन जैसे अपना दिमाग लगा के काम करते थे, ये भी वैसे ही करते थे। जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है समुद्रगुप्त है, ये मैं आपको एंशिएंट पे पढ़ाऊंगा, इन्हें जो है नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता था। आज जब सेशन खत्म होगा तो मैक्सिमम पोर्शन इसका हम पैक कर देंगे। अगले सेशन से जब हम मिलेंगे तो हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हम जो है काफी आगे तक है, देखो 1748 का मतलब बैटल ऑफ प्लासी होने ही वाली है, बट फिर भी अभी हम मुगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आखिरी सेशन ही वाला लगा रहे हैं। अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे डिस्कशन करते हैं जी, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का इन्वेजन होता है, समझने की कोशिश करते हैं, ये अभिषेक कभी करेंगे इसका डिस्कशन। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, समझ गए, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, कंफर्म करें। इन्वेजन होगा नादिर शाह का। अब होगा क्या, ये इन्वेजन का ईयर तो अपने को पता होना चाहिए ना, ये होगा 1739 में।
अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये बिल पे करने का टाइम है, क्योंकि अब इनके साम्राज्य में करीब 20 साल हो चुके हैं और अब इनके साम्राज्य के आखिरी 7-8 साल बचे, तो अब जो है बिल पे करने का समय आ चुका है। इन्वेजन होगा नादिर शाह का, और नादिर शाह जो है ईरान का एक शासक हुआ करता था। अब ये जो है नादिर शाह निकलता है भारत पे आक्रमण करने के लिए दिल्ली पे, और जैसे ही निकलता है जो तो मोहम्मद शाह जो है, इसके ऑब्वियसली कई सारे स्पाइस हुआ करते होंगे। अब मोहम्मद शाह को इन स्पाइस से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि इसे अपने जीवन में ये वाला स्पाइस चाहिए था। तो ये स्पाइस इसे खबर देते गए कि अरे भैया वो वहां से निकल चुका है, वो वहां से निकल चुका है। अब निकलते समय पता लगा कि ऐसे ऐसे जो है सीईटी होगा या सीजीएल होगा। इसने पूछा मोहम्मद शाह ने, उसने कहा देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी तैयारी में लगो, वहां से चीजें निकल चुकी है, जल्दी कुछ होगा। तो हमने कहा अरे अभी क्या हमें पता, सीजीएल होगा सीईटी होगा तो देखना पड़ेगा। तो नादिर शाह ने वहां से अपना आक्रमण आगे बढ़ाया, मोहम्मद शाह ने इस बात को इग्नोर करा। धीरे धीरे एक दिन आया, फॉर्म निकल गया। उसने कहा अरे अभी तो दिल्ली दूर है। मोहम्मद शाह ने कहा दिल्ली अभी दूर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन आया, सीजीएल का फॉर्म निकल गया, यानी नादिर शाह जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गया। अब ये खबर पहुंची मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह ने कहा अरे दिल्ली अभी दूर है, अभी तो नोटिफिकेशन निकला है, क्या जा रहा है, अभी तो समय है, 1 महीना तो फॉर्म भरने में है, अभी क्या चिंता करते हैं। अभी तो दूसरों को फॉर्म भरते हुए यूट्यूब पे देखूंगा तभी भरूंगा, वरना तो मुझे अपना नाम भी टाइप करना नहीं आता। ये थोड़ी मैं कम से कम बेसिक डिटेल भर के रखूंगा, तो आखिरी के 2 दिन में खेलता हूँ। तो ऐसे ही जो है मोहम्मद शाह ने भी आपके वाली हरकत करी और कहा दिल्ली अभी दूर है, चिंता मत करो। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा वहां से, और पता लगा कि वो जो है आगे आते 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 पंजाब पहुंच गया, यानी पेपर ही सर पे आ गया, एडमिट कार्ड का जो वो स्टेटस होता है वो आ चुका है, और पता लग गया जो पेपर है दिल्ली एनसीआर में है 16 तारीख को। अब भैया अब हुआ इसका दिमाग खराब, जैसे आपका होता है। फाइनली मोहम्मद शाह की आंखें खुली, और जो इसके रंगीले चर्चे थे वो सब साइड हुए, और इसके जीवन से ये वाला स्पाइस गया। और अब इसने सोचा क्या करा जाए, इसने अपने सर से बात करी कि सर बता दो प्लीज कौन से 2 सब्जेक्ट में जीके के छोड़ सकता हूँ, जीके में क्या मैं लूसेंट पढ़ लूँ, क्या सर मैं भारद्वाज पढ़ लूँ, या फिर आपके पीडीएफ डाउनलोड करके मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए कितना ही आप एंड में कोशिश कर ले, बट वो मजा तो नहीं आएगा ना जितना पूरी तैयारी में होता है। तो सेम यहाँ पे मोहम्मद शाह का हाल हुआ कि उसने ट्रिक ढूंढना स्टार्ट करी, हाउ टू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसी बातें पगलों वाली करने लगा। और लेकिन उनसे किसका भला हुआ आज तक। यानी नादिर शाह जो है पंजाब पहुंच चुका है आक्रमण करते करते, और ये जो है नादिर शाह पूरे तरीके तैयार है दिल्ली आने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अपनी तरफ से जैसी तैसी सेना भेजता है, ऊपर वाले का नाम लेके कि हे भगवान नॉर्मलाइजेशन मुझे बचा लेना, और ये अपनी तरफ से क्या करता है, जैसी तैसी अपनी सेना भेजता है। नादिर शाह जो है राहुल सर के नोट्स पढ़ के आया था, और ये पूरे तरीके तोड़ देता है मुगल आर्मी को। यानी नादिर शाह डिफीटेड बैडली, मुगल आर्मी पूरे तरीके तबाह करके रख देता है। और ये जो नादिर शाह और मुगल आर्मी की बैटल होती है, ये 1739 में होती है, बैटल ऑफ करनाल। याद रखना बैटल ऑफ पानीपत नहीं है, करनाल में हुआ है युद्ध, ठीक है, वरना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जगह थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ही हो जाता 1739 में, बट थर्ड बैटल पानीपत थोड़ा सा आगे चल के होगा। करनाल जो है हरियाणा वाला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, हरियाणा में पड़ता है करनाल, दिल्ली से बहुत दूर तो नहीं है, 3 घंटे के आसपास कुछ होना चाहिए। 1739 में होगा बैटल ऑफ करनाल, जिसमें पूरे तरीके हार जाता है ये मुगल आर्मी। यानी मोहम्मद शाह पूरे तरीके घुटने अपने टेक देता है। क्या बात को आप समझ पाए, यानी इसका भूत पूरे तरीके उतर चुका है। अब इस चीज में जो इसकी मदद करता है वो करता है एक इंसान जिसका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब ये मोहम्मद शाह कहता है, मोहम्मद शाह कि देखो भाई प्लीज वो वीडियो ही बता दो मुझे, 5 लाख रुपए मुझसे ले लो प्लीज सर, वो एक कोर्स स्टैटिक का बता दो जो देख के जाना है। यानी 5 लाख रुपए नादिर शाह को भिजवाता है तोहफे के रूप में, और कहता है कि ये ले लो और जाओ, टीयर 2 में बात करते हैं, टीयर 1 की जो मिट्टी है उसे काटो और इसे निपटा दो। 5 लाख रुपए नादिर शाह देख के एकदम पगला जाता है, क्योंकि उसने जो है नादिर शाह ने 5 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम सोचा नहीं था कि उसे बिना बात मिल जाएगी। यानी देखिए उस जमाने के 5 लाख बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ से मोहम्मद शाह कहता है कि ये लेके जाओ, तुम आए हो, तुम्हारा तेल पानी का बड़ा खर्चा हुआ होगा, मजनू भाई तुम आए हो मेरे पास आक्रमण करने, सही हुआ तुम रास्ते में चाय पीने नहीं रुके, 5 लाख रुपए लो और यहाँ से चले जाओ। नादिर शाह बड़ा खुश होता है, नादिर शाह कहता है मजा आ गया, मैं चलता हूँ आपसे। लेकिन यहाँ पर एक इंसान और बैठा होता है, ये एक इंसान और बैठा होता है, बड़ी देर से वो देख रहा होता है सारा खेल, और आराम से यहाँ पे जो है पेप्सी कोला पी रहा होता है। इसका नाम है सादत अली खान। अब सादत अली खान आपको शायद याद होगा, पहले एक जमाना से दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। अब इसने कहा जो तेरा हो नहीं पाया वो मेरा, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। सुना होगा आपने, बड़ी पुरानी पंक्ति है, बड़ी फेमस इंसान के द्वारा कही गई है। तो इसने कहा जब मुगल साम्राज्य मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। और इसने कहा कि अरे दोस्त क्या करते हो, 5 लाख रुपए लेके जाते हो, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।
सारा मूड खराब कर दिया। और सादत अली खान जो है, अवध वाले की बात ही मैं कर रहा हूँ, इसने कहा क्या कर रहे हो, ये 5 लाख तो इज लाइक नथिंग, इतना तो मैं टिप दे देता हूँ, क्या बात कर रहे हो, दिल्ली जाओ, अब आए हो तो दिल्ली जाओ, जाके अटैक कर ही लो। नादिर शाह ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, और नादिर शाह जो है सादत अली खान के कहने पे जाता है, फाइनली अटैक करता है दिल्ली पे, दिल्ली पे आक्रमण करता है। दिल्ली में लूट होती है कई महीने की, और माना जाता है कि दिल्ली से लूटे जाते हैं 70 करोड़ रुपए। कई महीनों लूट होती है, 70 करोड़ रुपए लूटे जाते हैं दिल्ली से। दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है जो आप देखते हैं, दिल्ली का मतलब मुगल साम्राज्य है। और 70 करोड़ के साथ वो यहां से लेके जाता है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का जो हीरा है वो लूटा जाता है, और क्योंकि वो लूटने ही आया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वो लूट कर इसे वापसी ले जाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि सर ये 70 करोड़ जो है ये उस जमाने के हैं, इस जमाने के हैं, सर ये 70 की जगह मैंने तो 500 करोड़ पढ़ा था, मैंने 200 करोड़ पढ़ा था, ये जो रकम है, ये रकम, मुझे एक बात बताओ, क्या वो अपने अकाउंटेंट को, सीए को साथ लाया था? अरे मोटरसाइकिल खड़ी है पल्सर, पल्सर 1,25,000 रुपए की है, 2 साल पुरानी लग रही है, 80 दे दें, 80 तो नहीं, हम लूटने आए, 40 ही लिखो इसके। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ये जो नंबर होते हैं एस्टिमेट्स होते हैं, अरे बुलेट खड़ी है, अरे 1980 मॉडल है तो महंगी बिकेगी, नहीं महंगी क्यों बिकेगी, इसके तो कम लिखो, तेल का एवरेज भी बड़ा कम है इसका, नहीं नहीं ये देखो विंटेज मॉडल हो जाएगा, चलो बढ़ा के लिख लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो सिर्फ आइडियाज है, ये नंबर्स है बस, जो कि फील के लिए हम लिखते हैं अपने पास की 70, 50, 100, 150 इस तरीके। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। सादत अली खान को सुकून मिला होगा गौरव, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ पा रहे हैं। हर तरीके में ये जो रकम आप देख रहे हैं, ये कैश और काइंड दोनों में हुआ करती थी, यानी सामान जाता था, पैसा जाता था। जब लूटा जाता है तो ये नहीं देखा जाता कैसे लूटा जाता है, सिर्फ लूटा जाता है। मुझे बताएं, जब किसी के घर में चोरी होती है तो वो जब बताते हैं पुलिस वालों के, अरे मेरे घर में से तो 1 लाख का सामान मिसिंग है, तो वो अंदाजा होता है ना 1 लाख, कोई ऐसा तो है नहीं अरे मैं तो कल ही शर्ट लाया था 1,500 रुपए की, इस पर तो 30% ऑफ भी था, लेकिन 5% वैट अलग से लगा था, जीएसटी वो ऊपर से लगा था, ऐसा तो कोई कैलकुलेशन नहीं करता ना, नंबर्स होते हैं सिर्फ समझने के लिए बस। ठीक है दोस्तों, क्या बात को समझे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा, डायमंड ले गया नादिर शाह, मोहम्मद शाह के रीन में। फटाफट नोट करें सर, है इंडियन और इंडिया को लुटवा रहे हैं, देखो जरा क्या बात कर रहे हैं। ये दिल में मेरा अपना है, लेकिन मैं इसे भी तो लुटवाता हूँ आपके लिए रोज। फटाफट इसे नोट करो, चलें आगे। ये पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास नोट करें। चलें आगे, चलें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह के टाइम लूटा गया, और ये इंपॉर्टेंट है नादिर शाह लेके गया, ये इंपॉर्टेंट है वो ईरान से आया था। ठीक है, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। नादिर शाह का एड्रेस मैं अभी आपको देता हूँ। देखिए नादिर शाह जो है, ही डाइड इन 1747, तो अभी ना जाएं, कुछ समय रुक के जाएं, अभी आप पेपर वेपर निकालें, घर वालों को पहले सेट करें। नादिर शाह की मृत्यु हो चुकी, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट है। अब नादिर शाह की मृत्यु होने के बाद क्या होगा, इसी का एक गवर्नर हुआ करता था, इसी का एक जनरल हुआ करता था नादिर शाह। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसका नादिर शाह का एक कमांडर हुआ करता था, कमांडर समझते हो ना, कमांडर की जगह जनरल भी लिख सकता हूं मैं। ये था एक इंसान जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम जानते हैं एक और नाम से जो कि है अहमद शाह दुर्रानी। ये नोट करो, फिर अगले पेज पे चलता हूँ। ये बहुत बढ़िया कनेक्शन इस बार मैं बनाने की देखो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिकली इन चीजों पे कई कई घंटे काम करा है कि कनेक्शंस बिल्डअप इस बार बच्चों के लिए बढ़िया से होने चाहिए। जी हाँ, थर्ड बैटल पानीपत से एसोसिएटेड है, इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट नोट करें, डन। मोहम्मद शाह अभी जिंदा है अनुराग, अब थोड़ी देर में मरेंगे वो। चले, अब होता क्या है कि अभी ये जिंदा है मोहम्मद शाह, फाइनली मोहम्मद शाह की भी मृत्यु होती है। मोहम्मद शाह डाइड इन
1748 याद है ना आपको? पहला पेज इसलिए बनवाया था जिससे कनेक्शन आप बिल्डअप कर पाए, ठीक है। यानी मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो चुकी है और अगले नंबर पे आके बैठता है अहमद शाह। आपको शायद याद होगा, अहमद शाह आकर बैठता है नेक्स्ट रूलर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे से ऐसे सीखते रहे, ठीक है। अहमद शाह उस गद्दी पर आके बैठता है जो कि बैठेगा 1748 से 1754 तक। मुगल खत्म, अरे पगलो सफर कर लो। मोहम्मद शाह डाइड इन 1748 और अहमद शाह बनते हैं अगले रूलर। ये जो है इनके बेटे हुआ करते थे मोहम्मद शाह के। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये मान लेते हैं भारत है, ये इंडिया है, और इंडिया में बैठा हुआ है कौन? बैठा हुआ है हमारा मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह के बाद आकर बैठे यहाँ पर अहमद शाह, अभी आपको बताया इसका बेटा। और मोहम्मद शाह बैठा था, याद है ना, 1719 से लेकर 1748 तक और 1748 से लेकर 1754 तक। अब चांस की बात इधर हुई कि इधर नादिर शाह जो है ये ईरान वाले इलाके में बैठा होता था। अफगानिस्तान जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। आप अगर मैप को जानते हैं तो अफगानिस्तान और ईरान पास पास है। ये ईरान के शासक हुआ करते थे और इनके मरने के बाद इन्हीं का एक सेनापति हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी, एक ही बात है। ये अगले नंबर पे आकर इधर बैठे और क्योंकि ये बार बार भारत पे आक्रमण करा करते थे तो इसने भी यही काम करा। इसने भी कई बार आके अटैक करा भारत पे। अब भारत में कभी मुगलों पे करा, कभी मराठाओं से लड़े, कभी कुछ कभी कुछ। तो अहमद शाह अब्दाली जो है बाकी भारत पे अटैक करेंगे और ये जो बैटल होगी, क्या दोनों तरफ आपको अहमद शाही देखने को मिल रहा है? देखें जरा, यानी दुश्मनों से पूछा जा, जो तीसरे लोग थर्ड पार्टीज होती होंगी उनसे पूछा जाता होगा कि तुम किसकी मदद करोगे, कहते हैं मैं अहमद शाह की मदद करूंगा। और वहीं पे देखा जाता होगा मैदान में वो किस तरफ गोलियां चला रहे हैं। यानी दोनों तरफ अहमद शाह बैठे हुए। एक भारत में मुगल साम्राज्य का हेड है वो भी अहमद शाह है, और इधर जो ईरानियों की तरफ से जो अफगानिस्तान वाले इलाके से आए ये भी जो है अहमद शाह अब्दाली है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब अगले पेज पे लिखता हूं मैं आपके लिए। 1748 में जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु हुई, अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड मुगल एम्पायर। समझ पा रहे हैं आप बात को? और एक अहमद शाह अब्दाली जो है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। इन्हीं को जाना जाता है ऑल्सो नोन एज अहमद। बार बार इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज बहुत बच्चे एंड में ये डाउट पूछते हैं, दुर्रानी। और ये जो है यही वो है जिन्होंने जो कि माने जाते हैं फाउंडर ऑफ दुर्रानी एम्पायर। दुर्रानी एम्पायर क्यों? क्योंकि भैया उनके सेनापति थे, तो एक नया एम्पायर बनेगा ना। वही लॉजिक है कि बेटा होते तो वही चलता, बट क्योंकि सेनापति है तो एक अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो इन्होंने ही दुर्रानी एम्पायर बनाया था। और दुर्रानी एम्पायर जो है ये अफगानिस्तान वाले इलाके में बनाया था। यानी अहमद शाह अब्दाली ही है, यानी अहमद शाह दुरानी है जो कि माना जाता है फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान इन्होंने ही बनाया था 1747 में। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और यही थे आप कहेंगे फर्स्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। हर तरीके की जो फ्रेमिंग आ सकती है मैं आपको नोट करा रहा हूं। पिछली बार से काफी ज्यादा डेटा ऐड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी कोई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुई है तो उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे, वो सही समय आने पर कर लिया जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक करा था अहमद शाह के ऊपर 1748 में, और साथ ही में वहां पर भी जो है फर्स्ट किंग कैसे। देखिए, अगर कोई इलाका मैं बनाता हूं तो क्या मैं उसका पहला वजीर, पहला राजा, पहला बादशाह, पहला मान लेते हैं कि नवाब, पहला निजाम बनूंगा ना? तो वहां पे किंग शब्द का इस्तेमाल करा गया, बस ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। देखिए, किंग शब्द ना भी लिखता तो चलता, बट पेपर कई बार पूछ सकता है इस तरीके, तो अपनी तरफ से सब डेटा बनाते चल रहा हूँ। समझ गए जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए दोस्तों? नादिर शाह ईरान पे राज करा करते थे। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस इलाके पे राज करता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है और आप मेरे सेनापति हैं और आप क्या करते हैं, ये इलाका तो आपसे चला जाता है, इस इलाके को बना देते हैं अपने नाम से, तो क्या माना जाएगा और कह दिया जी अफगानों का इलाका अफगानिस्तान है, तो क्या आप यहाँ के पहले राजा माने जाएंगे? दिमाग लगा के सोचें थोड़ा सा। अफगानिस्तान अलग हो गया ना ईरान से 1747 में। अफगानिस्तान अलग हो गया ईरान से और अपने आप में एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करूं यहां तक आप बात समझ पाए। अब 1748 में ये हुआ, दिल्ली पर अटैक हुआ, बिल्कुल सचिन। चलें आगे। अब बड़ी कमाल की बात बताऊं कि इस बैटल में ना मुगल एम्पायर की जो आर्मी थी उसने इसे हरा दिया था। ये बड़ी, देखो क्या कमाल की बात है। और ये यहां से रिटर्न कर गया, कह सकते हैं क्रिएटर भी आप कह सकते हैं, ये यहाँ से वापसी चला गया। यानी मुगल एम्पायर जो है, यानी अहमद शाह जो हमारे वाले हैं, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया और यहाँ से वापसी चलेगा। क्या बात को आप समझ पाए? अब ये कहानी आगे चलती है, 1754 तक हम पहुंचते हैं।
1754 में जो अहमद शाह है, अहमद शाह जब मैं लिख रहा हूं तो अपने वाले लिख रहा हूं, अहमद शाह जो मुगल एम्पायर वाले हैं, इनके एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क जो है वो क्या करते हैं, इन्हें उस गद्दी से हटा देते हैं। ओवर थ्री, मैं को लिख देता हूँ, ओवर थ्रोन बाय इमाद उल मुल्क। इन्हें हटा दिया गया है उस गद्दी से। कुछ कहते हैं कि इनकी हत्या हो गई थी, कुछ कहते हैं इन्हें मार दिया गया था, कुछ कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नेक्स्ट रूलर है वो बन जाते हैं कौन, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट रूलर बनते हैं 1754 में, और 1759 तक जो है ये उस गद्दी पर बैठते हैं। 54 से 1759 तक उस गद्दी पर बैठते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं भैया? दोबारा सुनो, 1754 में अहमद शाह को उसका वजीर हटा देता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वजीर का नाम है इमाद उल मुल्क। जैसे एक जमाने में सैयद ब्रदर्स ने काम करा, अपने बादशाह को हटाया, जैसे एक जमाने में जुल्फिकार खान ने बादशाह बनाने में मदद करी, ऐसे ही इमाद उल मुल्क ने यहाँ पर काम करा। सेम रीजन सिमरन, क्योंकि गद्दी पर बैठने से ज्यादा जरूरी है कि गद्दी को चलाने का मजा। अगर वो बिना गद्दी पर बैठे आता है तो भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। रीजन मैंने आपको निकी बता दिया, ठीक है। अब आलमगीर द्वितीय जो है, समझने की कोशिश करना, ओवरथ्रोन बाय इमाद उल मुल्क। फिर इसे मजा नहीं आया, इसने कहा नहीं ये भी नहीं, और कोई लाओ। और अगले नंबर पे जो है नेक्स्ट रूलर बना शाह आलम द्वितीय। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? यानी इमाद उल मुल्क ने पहले को हटा के दूसरा बैठाया, दूसरे को हटा के तीसरा बैठाया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल वजीर पर ही था। देखिए डाउनफॉल है ना अभिषेक, ये जो मुगल बादशाह हैं, नाम के मुगल बादशाह रह गए हैं, तभी तो इनका जिक्र कुछ खास है नहीं, एक एक पन्ने पे सब निपटते जा रहे हैं। बिकॉज पावर जिसके हाथ में थी वो जा चुका है औरंगजेब, अब तो बस खेलबाजी चल रही है। देखिए थ्योरेटिकली नहीं होती रक्षा, बट जब प्रैक्टिकली हो जाए तो उस केस में जो सुल्तान है वो कमजोर हो जाएगा। यानी ऐसा थ्योरेटिकली नहीं होता, बट प्रैक्टिकली हो गया था, इसी की वजह से पपेट के जैसे वो बन के वहां पर बैठे हुए। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। 1754 से 1759 के बीच एक ईयर आता है 1757, और 1757 में एक बैटल हुई थी जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये वर्थ नोटिंग है, पेपर सीधा पूछता है बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। ओवरथ्रोन का मतलब गद्दी से हटा दिया गया, तख्ता पलट हो गया। बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी तो उस समय आलमगीर द्वितीय जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि आलमगीर टू जो है, इसी का एक और नाम भी है, ऑल्सो नोन एज अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय का एक और नाम है अजीजुद्दीन। डाउट बेटा आप प्लीज मुझे 4 वाली क्लास में भेज देना, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम 25 के आसपास डाउट्स हैं। और मैं आपकी कल रात को सोच रहा हूँ एक 3 घंटे की क्लास आपकी लगा देता हूँ, 9 से लेकर 12 या 10 से लेकर 12, जिसमें आपकी सिर्फ डाउट्स का डिस्कशन होगा। अगर उसमें भी डाउट क्लियर नहीं हुए तो परसों भी ले लूंगा, यानी आने वाले 1-2 दिन में आपकी रात को मैं 10 से 12 या 9 से 12 क्लास रख लेता हूँ। उसमें जितने आपके डाउट्स है, क्योंकि देखिए इतने डाउट्स हैं कि मैं अगर पूरे सेशन में डाउट लूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना, वो भी दिक्कत है। और अगर डाउट्स नहीं लूंगा तो बच्चों के लिए भी दिक्कत है। तो मैं रात को 3-3 घंटे के 1-2 दिन क्लासेस लगाता हूँ और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्या आपने इस पेज का सारा डेटा नोट कर लिया? चले आगे। आलमगीर द्वितीय जो है, इन्हीं का अजीजुद्दीन नाम भी था, बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बिल्कुल सही हैं, आपकी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। बैटल ऑफ प्लासी क्या है आपको सही समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत तगड़ा हलवा बना हुआ है। अब इस हलवे के साथ जो है पूरी बाद में बनाएंगे, पहले हलवे पे फोकस कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि आलमगीर द्वितीय भी हट चुका है और अगले नंबर पे आके बैठे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है 1759 में बैठेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 1759 में बैठेगा और यहाँ से 1806 तक बैठेगा। ओहो, ये खींचा मीटर तो आप शायद देख पा रहे हैं। यानी 1759 में बैठेगा और बहुत ही लंबे समय तक उस गद्दी पे विराजमान रहेगा। अब देखने को तो लगता है क्या बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया से जो है राज कर रहा है। ऐसा है नहीं, क्योंकि पावर जा चुकी है, बस नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, बस बैठा है, कोई भी बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाह आलम द्वितीय का ही एक दूसरा नाम होता था, ऑल्सो नोन एज अली गौहर। अली गौहर के नाम से इन्हें जाना जाता था, ये आप अपने पास नोट कर लो।
और क्योंकि 1759 और 1806 के बीच में आता है 1761, तो 1761 को 14 जनवरी को एक बैटल हुई थी, जो बैटल थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बहुत सारे लोगों ने जारी करा था उत्सव, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है इन्हीं के बीच में हुई थी, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल दे सकते हैं, देखिए बस एनसीईआरटी थोड़ी साथ में रखना, बाकी मेरे हिसाब से काफी हेल्प आपकी होगी। मतलब मैंने ये देखा है कि अगर आप स्टेट लेवल सवाल उठाते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपके क्लासेस से बन जाएंगे। मैं कहीं पर भी क्लेम नहीं करता, जब मैं आपको स्पेशल में बताता हूं तो मैं कहीं नहीं कहता कि इन कोर्सेज से क्लियर होंगे स्टेट लेवल एग्जाम्स। ये आपके लिए बोनस है मेरी तरफ से कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हर पेज पे लिखते चले, उससे कि आपकी स्टेट लेवल की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। 14 जनवरी 1761 जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसके अंदर जो अहमद शाह अब्दाली है, इस बार वो पिकाचू जो है रायचू बन के आता है और अपनी शक्तियों को बढ़ा के आता है। अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली जो है ये हरा देता है डिफीटेड मराठास। भैया पूरा बचपन निकल गया, पिकाचू रायचू नहीं बना, बड़ी टेंशन होती थी मुझे इस बात से। अहमद शाह अब्दाली जो है ये मराठाओं को हरा देता है बुरे तरीके। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मतलब बिल्कुल क्लियर था कि मराठा जीतेंगे इसमें, लेकिन भरतपुर के जो उस समय शासक हुआ करते थे, जो नवाब के जो आपके अवध के शासक हुआ करते थे, उनमें से कोई भी नहीं आया था एंड में मदद करने मराठाओं की, और बुरे तरीके हार गए थे मराठा। यानी आप कह सकते हैं जो भरतपुर के और अवध के इलाके हैं वो धोखा दे देते हैं मराठाओं को, और इसकी वजह से मराठा बुरे तरीके हार जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष, मैंने मूवी नहीं देखी है बट हाँ कहानी यही है। लास्ट टाइम वाले नोट्स में स्पेस नहीं बचा था एडम के लिए, सब अलग अलग नोट हो रहा है तो बहुत कंफ्यूज। देखिए आप घबराएं नहीं अंकित, अगर आप अपनी कॉपी में जैसे तैसे भी लिखते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को पॉजिटिवली लीजिए कि आपके पास नोट्स ऐड हो रहे हैं, वरना बिल्कुल सेम कंटेंट बेटा दो बार पढ़ के क्या करोगे, है ना। अगर बिल्कुल ही सेम कंटेंट होगा तो मैं खुद ही आपको कह दूंगा कि क्लासेस में मत आओ, अपना कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। नया कंटेंट है तो अच्छी बात है, टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बात पूरी तरीके से समझ चुके। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक ऑल गुड है। बैटल शुरू हुई, मराठा बुरे तरीके हार गए, खेल खत्म हो गया। आगे चलते हैं चलो। अभी लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे? अभी हम फोकस करेंगे शाह आलम द्वितीय के ऊपर। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 तक राज करेंगे। थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि 1759 और 1806 के बीच में एक और ईयर पड़ता है जिसका जो है 1764, तो बैटल ऑफ बक्सर भी शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी। ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने पास नोट करें। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था आपको सही समय आने पे पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए ना ही हेक्टर मुनरो की बात करी जाएगी, ना ही मीर कासिम शुजाउद्दौला, किसी की बात नहीं करी जाएगी। अभी सिर्फ आप इतना नोट करें। और बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी 1764 में, तो इसी के बाद 1765 में ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। इसमें क्या हुआ था, क्या कैसा कहानी चली थी, सब सही समय आने पे बताया जाएगा। लोकेशन सब बताया जाएगा बेटा, सब लोकेशन सब बताया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी के लिए आप विश्वास करके बस नोट कर लो, सही समय आने पे सब बता दिया जाएगा। ठीक है, डाउट्स अभी ले लेता हूँ, आपके डाउट्स अभी ले लिए जाएंगे, तो है टाइम अपने पास। चलो, अब इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली पर आक्रमण हो जाता है अंग्रेजों का। 1806 तक कहानी पूरे तरीके 1803 तक कहानी पूरे तरीके पलट चुकी है, और 1803 में जो है ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब जो उस समय मुगल साम्राज्य जो था ये सिर्फ रेड फोर्ट के अंदर कैद हो गया था। समझ पा रहे हैं कैसे क्या हो गया 100 साल के अंदर? देखिए देखा गया ऐसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने सुना होगा कि आपके दादाजी जो हैं या तो बहुत ही करीब हुआ करते होंगे, दादाजी पर दादाजी फादर साहब कोई भी हो सकता है उसमें, ऐसा मत समझना किसी एक के लिए कह रहा हूँ, या वो बहुत ही अमीर हुआ करते होंगे। दो किस्से आपने सुने होंगे, दो टाइप ऑफ स्टोरीज होती है। एक स्टोरीज तो होती है जो कि होती कि हमारे पास तो इतना पैसा था, इतना सोना था, 12 दुकानें थी, 20 दुकानें थी, हम तो जुड़े में भी जो है सोने के पीने लगाया करते थे। एक तो ये वाली स्टोरी होती है। एक दूसरी स्टोरी होती है, जो स्टोरी है ऐसी कि हम पे कुछ नहीं था, और आज दोनों ही केस में या तो आप वहां से यहाँ आए होंगे या फिर आप नीचे से ऊपर आए होंगे। इन दोनों से एक कहानी आपकी जरूर होगी। बहुत कम चांस है कि आप स्टेबल, आपका जो आपके जो परदादा जी का स्टैंडर्ड है वही दादाजी का, वही पापा का, वही आपका, ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बहुत कम बच्चों का होगा। ऐसा इस वजह से होता है देखिए कि जो अगर किसी के पास लग्जरी है तो लग्जरी के साथ जो है बनते हैं वीक लोग, लग्जरी के साथ बनते हैं वीक लोग। इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जब होती है दिक्कत, जिसे हम बोलते हैं पॉवर्टी, जिसे ये मतलब मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है तो बस आपको वो बता रहा हूं, मैं कोई इसका कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। जिसे हम कहते हैं ना टफ टाइम्स,
सुना है आपने भी शायद सुना होगा, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। सुना होगा आपने शायद, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन एंड स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट क्या, इजी टाइम्स। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा है। अब इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। यही वो वजह है कि जो हमारे सभी के परिवारों में पीढ़ियां हैं वो कहीं ऊपर कहीं नीचे जाती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बढ़िया आपने, ये बहुत काम की बात है। देखिए आप भले ही से भी समझे ना समझे, लेकिन ये मतलब एक्चुअल में है, ये चीज बिल्कुल सच है कि हमारे जो दादाजी थे उनके पास कुछ नहीं था, फिर हमारे फादर साहब ने यहाँ तक हमें पहुंचाया, आज हम उसे आगे लेके जा रहे हैं, कल हमारे बच्चे इसे और आगे लेके जाएंगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर एक पीढ़ी भी ऐसी आई जिसमें समझदारी नहीं हुई तो सब कुछ जो है पूरे तरीके खराब हो जाएगा और यही साइकिल जो है रिपीट होगी। ये मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यही तो हुआ मुगलों के साथ। देखो एक ऐसा एम्पायर जो दुनिया में सबसे अमीर एम्पायर माना जाता था, मात्र 100 साल में वो बुरे तरीके तबाह हो गया, जबकि वो पिछले 300 साल से टिका हुआ था। 1526 से 1626 आई होगी, 1726 आई, करीब 200 साल तो आप चलो मान ही लो। 200 साल तक वो अपने चरम सीमा पे था और उसके बाद वो ऐसा गिरा कि जिंदगी में वापसी नहीं आ पाया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अहमद शाह दुरानी वापसी आने पर दिल्ली में उस समय तक ब्रिटिशर्स जो है पूरे तरीके भारत में अपनी पकड़ बना चुके थे। अगर आप 1780s वगैरह की बात करते तब तक तो रेगुलेटिंग एक्ट आने लग गए थे। आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सोचो अंग्रेज जो है ब्रिटेन से हमें ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कमाल की बात है ना। तो उस समय तक कुछ बचा नहीं था, खेल पूरे तरीके खराब हो चुका था। 1765 में ट्रीटी साइन हुई, ये हमने पढ़ा, और 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए। एंड मेड हिम, यानी हिम पे यहाँ पर मैं शाह आलम की बात करूं, मेड शाह आलम द्वितीय द फर्स्ट। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुगल पेंशनर। मजा आ रहा है, सीख पा रहे हैं। देखिए किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, करीब करीब मुझे 30-35 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, एक फोटो भी नहीं दिखाई होगी, सब कुछ मैं अपने हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ जैसे पुराने जमाने में टीचर पढ़ाया करते थे, बिकॉज मुझे पता है कि यही काम करेगा। जिस दिन स्क्रीन पर वो कॉपी के किताबों के पन्ने दिख गए, कहानी पूरे तरीके खराब है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई और 1806 में शाह आलम टू डाइड। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां से कहानी देखो, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मुगल रूलर। क्या दिन आ गए ने, अकबर। यानी अब ये चुनेंगे अगला मुगल रूलर नाम मात्र का रेड फोर्ट के अंदर बैठने के लिए। यानी अकबर टू जो है ये 1806 से बैठेगा और 1837 तक बैठेगा, और सिर्फ बैठेगा और कुछ नहीं करेगा, बिकॉज हाथ पूरे तरीके कट चुके हैं। तो पहला मुगल बादशाह जो कि ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करा था वो था अकबर द्वितीय, ध्यान रखना। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए। नहीं, औरंगजेब के लड़के नहीं थे। सोच के देखिए ना कि वो 1707 में उनकी मृत्यु हो चुकी है राघव, तो 1806 में कैसे उनका लड़का जो है वहां। तो पेंशनर का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से यहाँ बैठेंगे और आपको हम हर महीने पैसा देंगे। वो जिंदगी है, जैसे रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलती है वैसे ही पेंशन मिला करती थी कि आप बस यहाँ बैठो, आपको पैसा मिलेगा, आप आराम से बैठो, आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए। अकबर टू से एक इंपॉर्टेंट बात बनती है कि जो राम मोहन रॉय साहब है, इनके नाम के आगे राजा जो टाइटल दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था अकबर टू के द्वारा, टाइटल गिवन बाय अकबर टू। अभी हम बात करेंगे डाउट्स की भी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दें। अब पेंशन कहाँ मिलती है सर, अरे भैया आशु क्या बातें कर रहे हो तुम, मैं दूंगा तुम्हें पेंशन, तुम बस मुझे मत दो टेंशन, अभी के लिए इधर फोकस करो। राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्हें टाइटल राजा का जो दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पाए। आगे बढ़े, 1837 में जब इनकी मृत्यु होती है तब वहां से 1857 तक जो है अगले मुगल बादशाह बनेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट मुगल रूलर जो बनेंगे, ये बनेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम जानते थे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से। ठीक है, ये जो थे ये थे सन ऑफ अकबर टू। समझ गए, उनका बेटा है, चलो इन्हें बेटे को बैठा देते हैं, इन्हें बैठा दिया गया। ये लास्ट मुगल रूलर थे, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया थे, ध्यान रखेंगे। और ये कवि भी थे, यानी बहादुर शाह टू जो है ये पोएट भी थे, उर्दू की कविता लिखते थे। और इनका जो नाम था, निक नेम, जो पेन नेम जिसे हम बोलते हैं, वो था जफर। जफर के नाम से जो है ये लिखा करते थे, जो अपनी कविताएं हैं लिखा करते थे। फटाफट आप इसे समझे। और बहादुर शाह टू जो है इनकी डेथ होती है, डाइड इन रंगून
इन 1862। नोट करते चले जी। रंगून बर्मा है, क्यों, क्या, कैसे, क्या हुआ, ये आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ाया जाएगा। बस दो चार बातें और लिखनी है, फिर मुगल साम्राज्य खत्म है, फिर अब इस पोर्शन को हमेशा के लिए बख्श देंगे इस बैच में, फिर उसके बाद हम इनकी बात नहीं करेंगे। और यही थे जिन्हें हम कहते हैं लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, पहले भी थे, उन्हें भी अकबर के नाम से जाना जाता था। श्री यश्री क्या ही कर सकते हैं, अब ये पता नहीं एक ही नाम क्यों रखते हैं, क्या कर सकते हैं। बट जब तक मेरा नाम राहुल है, जो कि देश में आधे आधे देश का नाम राहुल है, तब तक मैं क्या ही किसी को ब्लेम करूँ कॉमन नाम रखने का। चलें आगे फटाफट नोट करें। आज भी जब मान लेते हैं मैं कुछ भी ऑनलाइन अपना मान लेते हैं कहीं केवाईसी वगैरह के लिए मैं अपना नाम टाइप करता हूँ गूगल पे, तो राहुल लिखता हूँ, पर वो ऑप्शन में होता है गूगल कीबोर्ड सजेशन देता है, वो गांधी लिख के दे देता है। मुझे उसे बताना पड़ता है कि नहीं, राहुल अरोड़ा है भैया मेरा नाम। चलें आगे फटाफट इसे नोट करें। आपको भी लिख के देखना राहुल, तो उसमें ऊपर ऐसे 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। चलो फटाफट नोट। सेम नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, काम सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कायदे से होना चाहिए, बट कायदे का तो कुछ अभिषेक हो ही नहीं रहा, तो बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। चलें, राहुल नाम तो सुना होगा, सही बात है। चलें आगे दोस्तों। चलो बढ़िया नाम, बढ़िया है। देखो मतलब ये अंकल वाला नाम नहीं है, भैया टाइप का ही नाम है। मतलब 50 साल का भी वो हो जाएगा तो लगेगा हाँ कोई यंग बंदा ही आ रहा है सामने से। चलो फटाफट आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को पूरे तरीके से समझ चुके हैं। रेड फोर्ट वाला पॉइंट रिपीट करता हूँ। देखिए मुगल साम्राज्य पूरे तरीके तबाह हो चुका है, और वो दिल्ली के लाल किले के अंदर सीमित है। यानी लाल किले को इमेजिन करें जहां पर कुछ एक परिवार रहता है, बस वही मुगल एम्पायर है, वो और कुछ भी मुगल एम्पायर और कुछ मुगल एम्पायर नहीं है। ठीक है जी। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक अब आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर आपका मुगल वाला पॉइंट ऑफ व्यू पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों की बात करेंगे आने वाले सेशन में। मुझे बताएं यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। हम मॉडर्न इंडिया में पूरे तरीके घुस चुके हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हम कल करेंगे। ठीक है जी। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सीखने को मिला होगा। सेशन आपका यहाँ पे कंक्लूड होता है, जो जाना चाहे जा सकते हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डाउट्स देख रहा हूँ और डाउट्स की संख्या काफी सारी है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा मैक्सिमम डाउट्स जो मैं आपके लूँ, और फिर भी कोई बच गए तो कल रात को एक सेशन रख के वहां पर आपके डाउट्स में निपटा दूंगा। ठीक है, चलो ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।